साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथियों भारत में प्राचीन काल में मुख्य रूप से 3 लिपियाँ प्रचलित थी, जिनको हम कहते हैं पहली तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि और तीसरी ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हम सिंधु घाटी और खरोष्ठी लिपि को न पढ़ते हुए ब्राह्मी से शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ थी साथियों। ब्राह्मी लिपि जैसा मैंने बताया ना कि एक क्रमिक विकास हुआ है, क्रमिक विकास से हम देवनागरी लिपि तक पहुँचे हैं। ब्राह्मी लिपि की 2 शैली थी, एक दक्षिण शैली जिसमें आपकी कन्नड़, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं जो हैं लिखी जाती हैं। दूसरी शैली थी उत्तरी शैली। उत्तरी शैली ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित हुई। देखिए आगे चल के गुप्त लिपि। कौन सी लिपि? गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि से आगे फिर वह विकसित हुई सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि। यह दोनों जानना जरूरी है साथियों। सिद्ध मातृका और कुटिल दोनों का नाम जरूरी है। इसको सिद्ध मातृका और कुटिल दोनों कहते थे। इससे आगे जाकर 2 लिपियाँ विकसित हुई, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है। हिंदी के अलावा मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये आपने एक चार्ट के माध्यम से देवनागरी के विकास का क्रम देखा। आप देवनागरी के विकास को चलिए हम ऐसे देख लेते हैं। प्रायः जो है प्रश्न जो है वो क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो देवनागरी के विकास का क्रम क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या? ब्राह्मी। ठीक है ना। ब्राह्मी के बाद आपका गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आपका कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि जिसको कहते हैं, कुटिल लिपि। उसके बाद आपकी देवनागरी आती है। ठीक है। इस तरह से क्रम में कई बार परीक्षाओं में, नेट की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह जानना महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि पर आज चूँकि हमको देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास, गुण, दोष और सुधार के प्रयत्न सभी बिंदुओं पर चर्चा करनी है, तो हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में आइए हम 2-3 बिंदु जान लेते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि देवनागरी के स्वरूप की बात हम कर रहे हैं। पहला तो यह, आप देखिए यहाँ ये हेडिंग कि बाएं से दाएं। बाएं मतलब हम इधर से उधर आगे की ओर बढ़ते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। जबकि आप देखते हैं कि फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है। फारसी लिपि जस्ट इसके उल्टा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। यह इसका एक स्वरूप है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक। 2 तरह की लिपियाँ होती हैं, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। तो देवनागरी लिपि आपकी अक्षरात्मक है। यह भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, देवनागरी लिपि आपकी अक्षरात्मक है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे रोमन लिपि आपकी क्या है, वो वर्णात्मक है, इसमें आपकी अंग्रेजी लिखी जाती है। ठीक है। तीसरी बात, यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये 7वीं-8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयभट्ट के लेख में देवनागरी का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। साथियों यह प्रश्न एक बार आ भी चुका है कि देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ठीक है, तो देवनागरी का सर्वप्रथम, यह प्रश्न आया था, देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में देखने को मिला। ठीक है ना। आगे भी उस पर भी चर्चा होगी, चूँकि प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं देवनागरी का नामकरण। पहला बिंदु, देवनागरी का नामकरण यहाँ देखिए लिखा है नागलिपि से।
साथियों, देवनागरी के नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं और सभी मत आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला मत है नागलिपि से। साथियों, एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है ललित विस्तार, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। ललित विस्तार में नागलिपि की चर्चा है। किसकी? नागलिपि की। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इस नागलिपि से ही आगे नागरी का विकास हुआ और उसका नाम नागरी पड़ा, ठीक है। दूसरा बिंदु आप देखिए, नगर से। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी, नगरों में प्रचलित होने के कारण। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि यह नगरों में प्रचलित थी, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। अब अगला बिंदु आप देखें, नागर से। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण, चूँकि अभी आपने देखा कि सबसे पहले गुजरात में ही देवनागरी देखने को मिली, तो ये नागर ब्राह्मण गुजरात के जो हैं उनके नाम पर इस लिपि का नाम नागरी पड़ा। चलिए हम अगला बिंदु देखते हैं। चूँकि समय न खराब हो और अधिकतम जानकारी आप प्राप्त करें, इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये चौथा बिंदु है देवनगर से। देवनगर से नागरी। चंद्रगुप्त मौर्य को देव और पाटलिपुत्र को नगर कहने के कारण, चंद्रगुप्त मौर्य को देव और पाटलिपुत्र को नगर कहने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। यह एक मत यह भी है। अगला मत है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्यकाल की एक स्थापत्य शैली थी, मध्यकाल की एक स्थापत्य शैली थी नागर शैली। नागर शैली के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा, ठीक है साथियों। तो यह था नामकरण के बारे में मुख्य बिंदु। ललित विस्तार में नागलिपि, नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी, नागर ब्राह्मण के कारण इसका नाम नागरी, चंद्रगुप्त मौर्य को देव और पाटलिपुत्र को नगर कहने के कारण इसका नाम देवनागरी। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्यकाल में प्रचलित के स्थापत्य शैली नागर शैली के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी है, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि ये देवनागरी के नामकरण की बात। चूँकि नामकरण गुण दोष, सुधार के प्रयत्न और विकास, ये हमको सब देखना है। देवनागरी के जो वर्तमान स्वरूप है उसके विकास की भी एक लंबी यात्रा है और बड़ा संघर्ष है, ठीक है साथियों। तो देवनागरी के विकास को हम कुछ बिंदुओं में देख लेते हैं कि देवनागरी का विकास किस तरह से हुआ, किन संस्थाओं और वैयक्तिक प्रयासों का देवनागरी के विकास में योगदान रहा, जो आज आपको देवनागरी देखने को मिल रही है। साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का नाम शायद आप सुने ही होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज यह बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी से जुड़ा हुआ। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। 1800 ये जो स्थापना वाला वर्ष है परीक्षाओं में कई बार आ चुका है फोर्ट विलियम कॉलेज। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे विलियम प्राइस। विलियम प्राइस 1823 में इस विभाग के अध्यक्ष बने। यद्यपि इसके पहले जॉन गिलक्राइस्ट जो थे, जॉन गिलक्राइस्ट की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जॉन गिलक्रिस्ट या जॉन गिलक्राइस्ट जिसको आप कहते हैं, वो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे और वो चाहते थे कि देवनागरी की जगह फारसी लिपि का प्रयोग किया जाए और हिंदी की जगह हिंदुस्तानी भाषा चले, जिसमें अरबी और फारसी के शब्दों का प्रचलन ज़्यादा था, यानी उर्दू बहुलता थी। अरबी फारसी उर्दू के शब्द। तो जॉन गिलक्राइस्ट को आप जान लीजिए कि ये देवनागरी लिपि के
विरोधी थे। उसके बाद 1823 में विलियम प्राइस बने हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फारसी की जगह देवनागरी, फारसी की जगह देवनागरी में लिखा जाए और हिंदुस्तानी की जगह उन्होंने कहा हिंदुस्तानी का नाम हिंदी हो। तो यह एक इनका सकारात्मक प्रयास रहा। उसके बाद में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी 1868 में, सितारे हिंद का नाम आप जानते होंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1868 में फारसी लिपि की जगह देवनागरी के लिए बहुत प्रयास किया था कि देवनागरी का प्रयोग किया जाए। इसके बाद साथियों सन 1874 में एक पंडित गौरी दत्त मेरठ के हुआ करते थे। पंडित गौरी दत्त ने एक पत्र निकाला था नागरी प्रकाश। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नागरी प्रकाश एक पत्र निकाला था पंडित गौरी दत्त जी ने 1874 में। नागरी प्रकाश में इन्होंने देवनागरी के विकास की, देवनागरी में हिंदी के लिखे जाने की, देवनागरी के सुधार की तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास की। देवनागरी के प्रचार प्रसार में नागरी प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसके बाद आप देख लें, हम देखते हैं संस्थाओं की ओर। यह तो एक तरह से इनके व्यक्तिगत प्रयास रहे, विलियम प्राइस का प्रयास रहा। साथियों सन 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा का गठन, स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह वर्ष पूछा जाता है 1893 में। इसके संस्थापक सदस्य रहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी का आप जानते हैं, मालवीय जी अपने आप में एक मील का पत्थर थे। मालवीय जी का प्रयास सबसे पहला क्या था, चूँकि उस समय कचहरियों की भाषा फारसी थी, तो मालवीय जी ने सबसे पहला प्रयास जो किया, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, यह था कि यह बिंदु बन सकता है परीक्षा का साथियों, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग, कचहरियों में नागरी लिपि में जो है वो उसका प्रयोग किया जाए। इसका यह प्रश्न हो सकता है कि कचहरियों में नागरी लिपि के प्रयोग का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, तो मालवीय जी ने किया। और ये इनको सफलता मिली जाके सन 1898 में नागरी लिपि को कचहरियों में प्रवेश मिल गया। उसके बाद में साथियों बीच में अनेक प्रयास हुए, जिनमें एक नेहरू समिति की रिपोर्ट थी। नेहरू समिति ने रिपोर्ट में अपने कहा सन 1928 में, नेहरू समिति की रिपोर्ट जो 1928 में आई, उसमें था कि देवनागरी या फारसी लिपि में लिखित हिंदुस्तानी देश की राजभाषा होगी। तो यहाँ आप देखिए कि नेहरू समिति ने क्या कहा, देवनागरी अथवा फारसी लिपि में लिखित हिंदुस्तानी देश की राजभाषा होगी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि हिंदुस्तानी और फारसी का द्वैध बना रहा, दुविधा बनी रही। तो कुल मिलाकर इसका भी कोई असर नहीं हुआ और उससे आगे कोई प्रगति नहीं हुई। प्रगति आगे जाके जब संविधान सभा ने अपना विधेयक पारित किया, संविधान सभा ने अपने विधेयक में 14 सितंबर, थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं, 14 सितंबर 1949, यह डेट हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप इसको जाने रहिए, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 में यह व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था दी गई कि संघ की, यह लाइन याद कर लीजिए, संघ की राजभाषा
हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 343 के भाग 1 में व्यवस्था दी गई है। ठीक है साथियों, तो हमने यह देख लिया आपके देवनागरी लिपि के विकास का क्रम। ठीक है, अब देवनागरी, यह जितने भी बिंदु हमने लिखवाए साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर बिंदु अपने आप में एक प्रश्न है। यह 343 भाग 1, यह तो मुझे लग रहा है कि प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें कहा गया, क्या वर्णित किया गया है कि राजभाषा हिंदी की व्यवस्था संविधान के किन अनुच्छेद में दी गई है, या संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी हो, लिपि देवनागरी होगी, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो भी बिंदु है बहुत ध्यान से देखिए। 14 सितंबर को आप जैसा जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, केवल इसीलिए कि उसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है साथियों, तो आइए हम अब देवनागरी लिपि के गुणों की चर्चा करते हैं। देवनागरी लिपि का गुण क्या है, देवनागरी लिपि की अच्छाई क्या है, आखिर देवनागरी लिपि को इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। ठीक है साथियों, देवनागरी लिपि की पहली अच्छाई साथियों है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए हर ध्वनि के लिए आप कह सकते हैं, हर ध्वनि के लिए अलग वर्ण है। प्रत्येक ध्वनि के लिए, हर ध्वनि के लिए अलग वर्णों की व्यवस्था की गई है। समझ रहे हैं इस बात को? आपके मुंह से जो भी ध्वनि निकल रही है उसके लिए देवनागरी में एक वर्ण है। जैसे आप रोमन में देखते होंगे, आप खा बोलते हैं तो खा के लिए क्या करना पड़ता है? खा के लिए देवनागरी में एक स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन रोमन में क्या करना पड़ता है आपको साथियों? जुगाड़ लगाना पड़ता है। के और एच को मिला के हम खा बनाते हैं। यह व्यवस्था देवनागरी में ही है कि हर ध्वनि के लिए एक स्वतंत्र वर्ण है। अच्छा, एक उसकी देखिए उससे मिलती जुलती विशेषता कि हर वर्ण की अपनी स्वतंत्र ध्वनि है। हर वर्ण की अपनी स्वतंत्र ध्वनि है। जैसे भाई देखते होंगे कि कई बार जैसे यहाँ आप देखिए क्या है, सर, यहाँ इसको हम सा पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज़ यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इसको जा पढ़ रहे हैं। तो यह व्यवस्था केवल देवनागरी में ही है कि हर वर्ण की एक जो उसकी ध्वनि है, जो वो लिखा है वो उसकी एक अपनी स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है साथियों, तीसरी इसकी विशेषता है कि जो उस ध्वनि का नाम है, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, ध्वनि का नाम ही वर्ण का नाम है। ठीक है, अगली इसकी एक बहुत रोचक विशेषता कि इसमें साइलेंट, मूक, जिसको आप कहते हैं साइलेंट वर्ण नहीं होता, साइलेंट ध्वनि नहीं होती। ठीक है, आप देखते होंगे कि रोमन लिपि में ये क्या है, नाइफ लिखा है ना, लिखा क्या है पहले, के इसमें क्या, साइलेंट। ऐसा हमारी देवनागरी में नहीं है। देवनागरी में साइलेंट की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए देवनागरी अन्य लिपियों से श्रेष्ठ मानी जाती है। एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं है। ठीक है, एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं है। ठीक, और इसकी अगली विशेषता कि यह दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ये स्टेटमेंट इसको आप लिख लीजिए, चाहे इसको ये चूँकि ये परीक्षा में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी है। यह कथन किसका है? यह कथन
महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, कोट कर दिया। इसको आप ध्यान से देखें। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। अब वैज्ञानिक कैसे है मित्रों? आप इसका वर्गीकरण देखेंगे तो स्वर से शुरू होता है, स्वर व्यंजन। अब स्वर में आप देखिए कि पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर। व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। मतलब जो एक देखिए आप क्रमिक व्यवस्था, क्रम से कंठ के बाद आपका तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो यह वर्गीकरण दुनिया की और किसी लिपि में नहीं है, यह केवल देवनागरी लिपि में है। इसीलिए कहा जाता है कि यह संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है साथियों। एक चीज़ और इसका है कि यह हमारे यहाँ व्यापक रूप से प्रयोग भी की जाती है, अपने देश में व्यापक प्रयोग है। हिंदी के अलावा आप देखिए, हिंदी, आपकी नेपाली, संस्कृत, मराठी आदि ये भाषाएं जो है वो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो साथियों, हमने मुख्य रूप से जो विशेषताएं इसकी थी इसको देख लिया है। यह विशेषताएं आप देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से देवनागरी की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है। वो 4 आपको कथन दिए रहेंगे, उन 4 कथनों में एक है या नहीं है, पर आपको विचार करना होगा। अगर आप जानते रहेंगे तभी उसको सही कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसके गुण दोषों को जानते रहें। ठीक है साथियों, स्वाभाविक है कि गुण के साथ दोष होता है। यहाँ दोष हम इसको न कह के इसको हम कमियां कह सकते हैं। ठीक है ना। कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार का प्रयत्न होता रहा और आगे सुधार होगा। ठीक है साथियों। इसकी एक बड़ी कमी थी कि देवनागरी में चूँकि मुद्रण में थोड़ा कठिनाई है साथियों, मुद्रण में कठिनाई है। क्यों? क्योंकि इसमें 403 टाइप के फॉन्ट हैं। जब आप प्रिंट करते हैं तो यह एक थोड़ा सा कठिनाई वाला कार्य है। दूसरा क्या है, यह एक कठिनाई है। ठीक है ना। दूसरा यह है कि कई बार साथियों अनावश्यक आप देखते हैं कुछ वर्ण हैं, वो लगता है कि ये जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी पड़े हैं। यद्यपि जब आप उसकी वैज्ञानिकता देखेंगे तो अनावश्यक नहीं लगते, लेकिन संख्या बढ़ जाती है। जैसे री, जैसे अंगा, इया, आपका ये मूर्धन्य सा। ठीक है ना। ये कई बार अनावश्यक लगते हैं। और इसकी एक कमी की ओर लोग इंगित करते हैं, इसकी द्विरूपता। इसकी द्विरूपता जैसे आप देखते हैं कई वर्ण ऐसे हैं जो 2 तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आपका आ है, आ को आप देखते होंगे कि एक ऐसे लिखा जाता है, दूसरा आपका ऐसे लिखा जाता है। छा, छा आप देखिए एक ऐसे लिखा जाता है, दूसरा आपका देखते होंगे कि इसको गोला कर देते हैं ऊपर तक। भा आप देखिए, भा को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। झा देखिए, झा को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। शा, शा को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। सॉरी, तो यह एक द्विरूपता वाली समस्या है जो प्रायः भ्रम की स्थिति पैदा करती है। ठीक है साथियों। एक और इसकी कमी लोग इंगित करते हैं कि त्वरापूर्ण लेखन नहीं हो सकता। त्वरापूर्ण से स्पष्ट है आपकी त्वरापूर्ण जो है उसका त्वरापूर्ण लेखन का अभाव।
त्वरापूर्ण से तात्पर्य है तेज। अब तेज क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि बार बार जो है इसमें आपको हाथ उठाना पड़ता है, बार बार हाथ उठाना पड़ता है, इसके वजह से बहुत तेज़ लिखने में थोड़ा असुविधा होती है। एक और जो है वो तकनीकी कमी की ओर लोग इंगित करते हैं कि जो आपकी ई की मात्रा, जिसको आप छोटी ई की मात्रा कहते हैं, ई की मात्रा का पहले प्रयोग, जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप लिखिए भाई किताब, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग तोड़ के देखें तो का प्लस ई है ना। जब हम का में ई की मात्रा लगी तो पहले है, लेकिन पढ़ी बाद में जाती है, का धन ई। आप देखिए जब इसको आप विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो आप देखते हैं कि यह इस तरह से, यह पढ़ी बाद में जाती है, लिखी पहले जाती है। अभी इसकी एक कमी मानी जाती है, ठीक है। तो साथियों यह जो 4-5 बिंदुओं में हमने देख लिया कि इसकी कमियां हैं, जिनका बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ और वह अभी भी हो रहा है। एक थोड़ा सा इसकी और एक कमी है जिसकी चर्चा लोग करते हैं। अनुस्वार के प्रयोगों में प्रायः ये होता है कि पंचमाक्षर और अनुस्वार चूँकि दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो कहीं कहीं पंचमाक्षर का प्रयोग मिलता है, कहीं कहीं अनुस्वार का प्रयोग मिलता है। यद्यपि अब आप NCERT की किताबों में देखेंगे तो आपको प्रायः देखते होंगे कि अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है, चूँकि उससे प्रिंटिंग में सुविधा होती है, ठीक है साथियों। तो यह आपके गुण और दोष दोनों हो गए। देवनागरी लिपि में सुधार के जो भी प्रयत्न हुए हैं उस पर आइए हम तेज़ी से चर्चा करते हैं। सुधार के प्रयत्न, इसमें साथियों संस्थागत स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी सुधार के प्रयत्न हुए हैं। तो सुधार के प्रयत्नों को सबसे पहले हम आइए व्यक्तिगत वाले में देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले किसने प्रयास किया। बाल गंगाधर तिलक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सन 1904 में तिलक जी ने बनाया एक फांट, तिलक फांट, ठीक है। 1904 में तिलक जी का एक पत्र निकलता था उस समय, केसरी, जिसका नाम बहुत चर्चित रहता था, केसरी। केसरी में छपाई की उन्होंने क्या किया था, जो ये 403 टाइप के फांट थे, इनको इन्होंने काट छाँट करके 190 टाइप का फांट बनाया और जिसका इन्होंने केसरी में प्रयोग किया था, ठीक है साथियों। दूसरा प्रयास सुधार का महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने किया। सावरकर बंधुओं ने, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने एक सुझाव दिया कि हम क्यों ना आ की 12 खड़ी का प्रयोग करूं। 12 खड़ी समझ रहे हैं ना, आ को इस तरह से लिखा जाना, आ की 12 खड़ी का आ, ई, उ, ठीक है साथियों। तो उन्होंने आ की 12 खड़ी के प्रयोग का सुझाव दिया, ठीक है साथियों। चलिए हम अगला बिंदु देखते हैं, आ की 12 खड़ी। अच्छा, ये जो आ की 12 खड़ी थी साथियों, गांधी जी का एक पत्र निकलता था, हरिजन सेवक। कौन सा? हरिजन सेवक। हरिजन सेवक में साथियों गांधी जी ने आ की 12 खड़ी का प्रयोग किया था। आ की 12 खड़ी का प्रयोग हरिजन सेवक में व्याकरण स्तर पर किया गया था उस समय, ठीक है साथियों। व्यक्तिगत स्तर पर अगला सुझाव था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि पंचमाक्षर की जगह, यह एक बहुत सकारात्मक पहल थी, पंचमाक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग, जो कि अब व्यापक रूप से हो भी रहा है। पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग। पंचमाक्षर समझ रहे हैं आप ना, वर्गीय व्यंजन का जो 5वां वर्ण है, अंगा, इया, ड़ा, इंस, नामा, इनकी जगह पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे आप देखें, पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं तब आप गंगा ऐसे लिखते हैं, और अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो
ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना साथियों, ध्यान रहे जब आप यहाँ, चूँकि जैसे आप यह लिख दिए, कई जगह त्रुटिवश लिखा हुआ देखने मिलता है, यह सर्वथा गलत है, यह सर्वथा गलत है, चूँकि व्यवस्था है वो अगर आप पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे तो वर्गीय व्यंजन के नियम का पालन करेंगे। ठीक है साथियों ना, चलिए इसको आगे हम विस्तार से भी वर्णमाला में पढ़ाएंगे आपको। तो ये श्याम सुंदर दास जी का सुझाव जो था वो ये था कि पंचमाक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। यह 3 और व्यक्तिगत रूप से और प्रयास हुए थे, लेकिन यह 3-4 जो प्रयास थे वो थोड़ा सा यह है कि नोट करने लायक है, पढ़ने लायक है, इनसे परिप्रश्न बनते हैं। उसके बाद साथियों आप आइए हम देखते हैं संस्थागत प्रयास क्या हुए थे सुधार के। साथियों हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1935, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1935 इंदौर में हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1935 इंदौर में हुआ था, जिसके संयोजक थे काका कालेलकर। काका कालेलकर इस सम्मेलन के सभापति थे उस समय गांधी जी। ठीक है साथियों, सभापति कौन था? गांधी जी थे। ठीक, वहाँ इस सम्मेलन में एक नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ और उस समिति ने उस समय सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, अगला संस्थागत प्रयास हम देखते हैं क्या था। अगला संस्थागत और बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? नागरी लिपि सुधार परिषद का गठन किया। नागरी लिपि सुधार परिषद का गठन किया। कब किया? 31 जुलाई 1947 को। यह इतना आप जान लीजिए, 31 जुलाई 1947 उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? अपनी रिपोर्ट उन्होंने 25 मई 1949 को प्रस्तुत की थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति के नागरी लिपि सुधार संबंधी जो 9 बिंदुओं पर इन्होंने अपने रिपोर्ट पेश की थी, उनमें से अधिकांश व्यवहारिक थी। जैसे उन्होंने आ की 12 खड़ी के प्रयोग को कहा कि यह अव्यवहारिक है। पंचमाक्षर के प्रयोग को उन्होंने बल दिया। रा और वा को मिलाकर, जैसे ये है ना खा और आपका राव, यह भ्रम न हो इसलिए इन्होंने खा के इस तरह से लिखने की व्यवस्था थी। जिसके बाद मित्रों हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं उनके शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ 1953 में। कब हुआ? 1953 में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ठीक साथियों, आचार्य नरेंद्र देव समिति की जो सिफारिशें थी, जिसमें से जो व्यवहारिक थी, जैसे बताए ना कि आपका ये रा और वा का भ्रम न हो इसलिए खा को ऐसे लिखा जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण था कि पंचमाक्षर के प्रयोग को भी इन्होंने सुझाव दिए थे। इस तरह से 9 बिंदु थे
जिनमें से कुछ पर सहमति बन पाई थी। तो ये मित्रों, यह जानना आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि 1953 में जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, ये लखनऊ में हुआ था। उसकी अध्यक्षता, यह प्रश्न आया था कि लखनऊ में 1953 में नागरिक लिपि सुधार परिषद की जो बैठक हुई थी, नागरिक लिपि सुधार परिषद की बैठक जो हुई थी, नागरिक लिपि सुधार परिषद की 1953 में बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नागरिक लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता 1953 में लखनऊ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ठीक है साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है और जिनका सुधार प्रायः यह है कि स्वीकृत तो नहीं हुआ लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वो है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का। साथियों, यह एक बार प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा कि देवनागरी के स्थान पर, ये ऐसे सीधा प्रश्न पूछा गया था कि देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना, ये किसने कहा था? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, ये बंगाल के रहने वाले थे। यह प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग की वकालत किसने की? यह डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने की। तो मित्रों, यह आपने देख लिया कि सुधार के जो व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयत्न थे। तो आज हमने देवनागरी लिपि को लगभग बिंदुओं में तेज़ी से संपूर्ण देख लिया। स्वरूप, विकास, विशेषता, गुण, दोष और उनकी कमियों में सुधार के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं। और आप यह जान लीजिए, देवनागरी लिपि से कोई भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये हम दावा तो करते ही हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, हमने कई वर्षों का प्रश्न पत्र भी देखा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाहर का एक भी प्रश्न आना नहीं चाहिए, इसी में से आना चाहिए। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और फिलहाल साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हम देवनागरी लिपि को हमने देखा और आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप धैर्यपूर्वक, ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ तैयारी करिए और सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।